नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक अच्छा विषय है, मनोविज्ञान का टॉपिक है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अच्छा और महत्वपूर्ण विषय है। जो बच्चे टीचिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। टॉपिक जो है चाइल्डहुड डेवलपमेंट वाला जो पेपर है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो प्रश्न पत्र है, उसमें इस टॉपिक में से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। और टॉपिक है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, दैट इज गिवन बाय एरिक्सन, जिसको एरिक्सन एक मनोविज्ञानी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने दिया है। अभी तक हमने बात की है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो मॉरल डेवलपमेंट की हम बात कर चुके हैं, और इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर चुके हैं। लेकिन एरिक्सन ने बताया कि कैसे कैसे अलग अलग अवस्थाओं में से होकर हम शिशु काल से लेके और जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है, अलग अलग अवस्थाएं हमारे जीवन में आती हैं। और उन अवस्थाओं में दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर है साइको यानी मनोविज्ञान, और दूसरा फैक्टर है सोशल यानी समाज। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो बिहेवियर है, वो दो फैक्टरों पे ही निर्भर करता है। एक मनोविज्ञान साइकोलॉजी, उस व्यक्ति की इंटरनल थिंकिंग, सोच, एक्टिविटी, इंटरनल पार्ट ऑफ ए पर्सन। इसके अलावा उस व्यक्ति के आसपास का समाज, आसपास की क्रियाएं, उसका इन्वायरमेंट। तो दो फैक्टर जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो इस थ्योरी में साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास, कि किस प्रकार हमारे विचारधाराएं प्रत्येक अवस्था में कैसे कैसे परिवर्तित होती है, किस अवस्था में किस प्रकार के हम काम करते हैं, कब हम सामाजिक होते हैं, कब हम जो है स्कूल एज में किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा कब बढ़ता है, समाज में क्या क्या हमारी भूमिकाएं हैं, और किस प्रकार से व्यक्ति अपने भूमिकाओं को निभाते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एरिक्सन मनोविज्ञानी ने अपने सिद्धांत में हमारे व्यवहार की, हमारा जो डेवलपमेंट है उसकी 8 अवस्थाएं बताई हैं। हमारे जीवन की लाइफ पीरियड जो हमारा होता है, जीवन काल की 8 अवस्थाएं बताई हैं। उन 8 अवस्थाओं में दोनों प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ चलने वाली चीजें बताई, कि किस प्रकार से हम जो है शिशु काल से लेके और अंतिम अवस्था, पूरे के पूरे जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा है। 8 अवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि इस सिद्धांत में एरिक्सन ने सिद्धांत कौन सा दिया, साइको सोशल डेवलपमेंट। कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि एरिक्सन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। इसके सिद्धांत में 8 अवस्थाएं थी। उन 8 अवस्थाओं में पूरे के पूरे जीवन काल का एक निचोड़ निकाला गया है कि किस किस काल में किस किस प्रकार की क्रियाएं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होती है। सबसे पहला जो उसने अवस्था का नाम दिया वो है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब बच्चा 0 से लेके 18 महीने की जो उसकी आयु पीरियड होती है, जिसको हम शिशु काल कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज, इस काल में 2 चीजें होती हैं। एक चीज है विश्वास और दूसरी चीज है अविश्वास। जब बच्चा 0 से 18 वर्ष का होता है, यदि उसके माता पिता, उसके अभिभावक, उसके संरक्षक, उसके पालनकर्ता उसको अच्छे से प्यार देते हैं, उसके नजरों के सामने रहते हैं, उसको सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है, उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से करते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो बालक उन सभी में
ट्रस्ट पैदा करता है, एक विश्वास दिखाता है, क्योंकि उसको एक सुरक्षा मिलती है। लेकिन इसके विपरीत यदि उस बालक को अच्छे से केयर नहीं किया गया, पालन पोषण नहीं किया गया, अच्छा भोजन नहीं दिया गया, उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, उस बालक के साथ समय व्यतीत नहीं किया, तो वही बालक उन परिवार के सदस्यों में जो है अविश्वास जाहिर करता है। कई बार आपने देखा होगा इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, जो माता पिता, जो अभिभावक, जो परिजन इन बच्चों के संपर्क में रहते हैं, तो उनके साथ वो बच्चा हंसकर, स्माइल देकर खुशी व्यतीत करता है, उनके साथ एक कंफर्ट जिसे आप कहते हैं, एक सुरक्षा महसूस करता है। कई बार आजकल आप देखते हैं कि बच्चा छोटा हुआ, जैसे ही बच्चे थोड़ा सा बड़ा हुआ 6-7 महीने 8 महीने, तो उसकी केयरिंग जो है किसी और को दे देते हैं पेरेंट्स। तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे उसके व्यवहार में वो जिसके साथ केयरिंग करता है उसके साथ अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है, और जिन अभिभावकों के साथ उसकी अटैचमेंट कम होती है उसमें वो ट्रस्ट नहीं लेता। कई बार एक साधारण उदाहरण सा बात करता हूँ परिवार में, कि माता पिता अपने बच्चों को दादा दादी के पास छोड़ देते हैं, ग्रैंडफादर या जो भी एल्डर है उनके पास ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो बच्चा दादा दादी में, एल्डर फैमिली के जो मेंबर है उनमें ज्यादा ट्रस्ट करता है रादर देन मदर एंड फादर में। तो इस प्रकार इस अवस्था में बताया गया है कि जैसे जैसे बच्चे का 0 से 18 वर्ष की जो एज होती है, तो जो पेरेंट्स, जो अभिभावक अच्छे तरीके से उसकी केयरिंग करते हैं तो उनमें उसका ट्रस्ट होता है, और जो अच्छे तरीके से केयरिंग नहीं करते, उसकी केयर देखभाल नहीं करते, पालन पोषण नहीं करते, तो उनमें अविश्वास पैदा होता है। इस अवस्था को शिशु काल कहा गया है, और इसका टाइम पीरियड जो है 0 से लेके 18 वर्ष का होता है। ये प्रारंभिक अवस्था है, परंतु धीरे धीरे जैसे बच्चे का विकास होता है, 18 महीने या 2 साल के आगे का जो समय हो जाता है, तो उससे दूसरी अवस्था आ जाती है जिसको नाम दिया गया है स्वायत्तता व संदेह लज्जा, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम। दूसरी का नाम है स्वायत्तता वर्सेस संदेह व लज्जा, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम, दूसरी स्टेज का नाम है। ये स्टेज जो है बाल्यकाल में आने से पहले की अवस्था होती है। तो बच्चा शिशु काल पार कर लिया, 2 साल से 3 साल में उसने 2 साल से स्टार्ट होके 3 साल की जो अवस्था है वो ये अवस्था होती है। इस अवस्था की विशेषताएं क्या है? पहला शब्द है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। बच्चा किसी भी कार्य को करने में स्वतंत्रता चाहता है, और बेसिकली देखा जाए तो बच्चे के जो जीवन के कौशल हैं उनको विकसित करने में वो पहल दिखाता है, स्वतंत्रता चाहता है। या एक बात हमने भी देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को, जो एरिक्सन ने बताया कि जैसे उसने पोटी करना, या जो उसको कोई जीवन के जो छोटी छोटी बातें हैं जो उसको सीखनी चाहिए आमतौर पे, कि उसने मलमूत्र कैसे करना है, किस प्रकार से उठना है, कैसे बैठना है, सफाई व्यवस्था कैसे रखनी है, खाना कैसे खाना है, छोटी छोटी बातें जो जीवन कौशलों से संबंधित है, यदि उसको वो अच्छे तरीके से सिखाई जाती है और वो सीख जाता है, तो ऐसे कामों में वो स्वायत्तता चाहता है, स्वतंत्रता, मतलब डिपेंडेंट हो जाता है बच्चा, इंडिपेंडेंट, स्वयं काम करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मुझे मम्मी पकड़ के या मेरे माता पिता या अभिभावक मुझे लेके ये काम कराएंगे जीवन के कौशल के। वो चाहता है कि नहीं नहीं, ये काम मैं अपने आप करूंगा। यदि वो अपने आप करता है तो उसके अंदर स्वायत्तता वो करती है, वो अपने आप डिपेंड हो जाता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, और वो उन कार्यों को करने के बाद एक योग्य बन जाता है। वो कहता है कि मैं अपने आप सारे काम कर सकता हूं। लेकिन यदि वो यहाँ वो पहल नहीं करता तो उसके अंदर एक शर्म की भावना आ जाती है, उसके अंदर संदेह आ जाता है। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, लाइफ स्किल की क्रियाएं हैं, वो नहीं करते। जब वो करते हैं तो उनको एक शर्म महसूस होती है, वो दूसरे से छुपते हैं कि कोई मुझे क्या कहेगा। अब कई बार कोई फैमिली मेंबर के सामने वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, कोई बाहर से मेहमान आ गया उसके सामने वैसी क्रिया कर रहा है, तो वो उसको शर्म आती है कि शायद मैं करूंगा तो मुझे क्या बोला जाएगा, ये मेरी इंसल्ट ना कर दे। तो यदि तो वो ऐसे जीवन के जो कौशल है, जो छोटी छोटी बातें हैं, चलना कैसे है, खाना कैसे खाना है, लैटरिंग कैसे करनी है, या और जो बातें हैं, है ना, तो वो चीजें यदि वो जीवन के कौशलों को अच्छे तरीके से सीख लेता है तो उसमें वो डिपेंड भी, मैं अपने आप करूंगा,
यदि वो स्वतंत्रता मिल जाती है उसको और वो काम कर लेता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यदि उसमें स्वतंत्रता में उसको प्रॉब्लम आती है, वो डिपेंडेंट नहीं हो पाता, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, स्वतंत्र नहीं हो पाता, तो वो उन कार्यों को करने में संदेह, लज्जा या शर्म की महसूस करता है। इस अवस्था में पहली शिशु काल थी, दूसरी पूर्व बाल्यकाल, मतलब बच्चा बाल्यकाल में नहीं आया, बाल्यकाल प्रारंभ होने वाला है। 2 से 3 साल का बच्चा जो है स्वायत्ता वर्सेस संदेह, वो स्वतंत्रता चाहता है, जीवन के कौशल, छोटी छोटी बातों को सीखने में भी मैं स्वयं करूंगा, इंडिपेंडेंट होता है बच्चा, अपने आप में आत्मनिर्भर, जिसे हम कहते हैं, छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने ऊपर विश्वास करता है कि हाँ ये मैं काम कर लूंगा, अपने आप नहाना है, ड्रेस पहननी है, छोटे छोटे जो काम है वो चाहता है कि मैं ये अपने आप करूँ, चप्पल पहननी है बच्चे ने। तो कई बार आप देखते हो यदि यही काम वो नहीं कर पाता, यदि उसके पेरेंट्स अभी भी वो काम करते हैं, तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं डाउट होता है, शर्म आती है अपने आप से कि दूसरे मुझे क्या कहेंगे। इसके बाद तीसरी स्टेज है जिसको रिक्सन ने बताया पहल बनाम दोषी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये आपकी स्कूल से पूर्व की अवस्था होती है, जिसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चे की अवस्था आ जाती है, जिसे हम पूर्व बाल्यकाल अवस्था भी कह सकते हैं, पूर्व बाल्यकाल या अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। स्कूल से पूर्व, स्कूल में बच्चा नहीं आया, अर्ली स्कूल भी कह सकते हैं। ये होती है पहल बनाम दोषी, 3 से 5 वर्ष का बच्चा। बच्चा इस अवस्था में सामाजिक बन जाता है, सोशल क्रियाएं करने में पहल दिखाता है। आप उसको जो भी काम दोगे उसके बाद बहुत एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। बच्चे को कोई भी काम दोगे, बच्चा कहेगा इसको मैं करूंगा, इसको मैं करूंगा। तो 3 से लेके 5 वर्ष का जो बच्चा है वो सोशल एक्टिविटीज करने के लिए ज्यादा उत्साहित होता है, हर काम को करने में पहल करेगा। आप उसको छोटा सा काम दोगे, वो कहेगा ये मैं करूंगा, चाहे उसको आए या ना आए, उसके बस का है या नहीं है, वो उन क्रियाओं करे या ना करे, लेकिन वो पहल दिखाता है कि इन क्रियाओं को करने में मैं पहल करूंगा। मतलब कोई घर का काम हो गया, कोई सामान उससे मंगाना है आपने, कोई और क्रिया करनी है, कोई भी सोशल इन्वायरमेंट का जो वर्क है उसको करने में वो इनिशिएटिव करता है, पहल दिखाता है। परंतु यदि उसको इस पहल करने से रोक दिया जाए, कई बार पेरेंट्स होते हैं भी, आप हर बार अपने काम, जैसे आप हर बार के लिए पहल करते हो, ये काम आपके बस का नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, आपने नहीं करना, उसको डांट दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, उसकी भावनाओं को रोक दिया जाता है, तो वो बच्चा स्वयं को दोषी मानता है, उसको गिल्ट फील होती है कि यार मैं क्या हूं, मुझे क्यों रोका गया, क्या मैं ये काम नहीं कर सकता। वो स्वयं से क्वेश्चन करता है, अपने आप से गिल्ट फील करता है। जैसे कई बार बच्चे को आपने जो काम आता है उसको रोक दिया, या नहीं भी आता उसको डांट दिया, तो बच्चा अपने आप से क्वेश्चन, दोषी फील करता है, एकदम रोने की समस्या आ जाती है, जैसे वो अपने आप से हीन हो जाता है, स्वयं से क्वेश्चन करता है। तो इस अवस्था में इसको बहुत सारी एनर्जी होती है, प्रत्येक काम के लिए पहल करता है, परंतु यदि वो पहल सही है तो ठीक है। मतलब कई बार ये भी होता है कि हम हर एक प्रकार के काम के लिए, पहल के लिए भी नहीं दे सकते। ये माता पिता ने एज ए पेरेंट्स या टीचर ने देखना पड़ेगा कि उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। टीचर तो अभी यहाँ नहीं आएंगे, परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्य ने ये चीज देखनी पड़ेगी कि किन कामों की उसको पहल दी जाए और किन की पहल नहीं दी जाए। उनको हम स्वतंत्र भी नहीं छोड़ सकते, हम ये भी नहीं कह सकते जो जी में आए वो करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी क्रिया कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उनको वो सोशल एक्टिविटी कराई जाए जो वो करने योग्य है, उसमें उसकी पहल कराई जाए। लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने बच्चों को पहल यदि वो कर रहे हैं तो उनको तरीके से समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यदि वो पहल कर रहे हैं हमने उनको डांट दिया या उनको रोक दिया उस काम करने से, या उनको बताने का तरीका हमारा गलत है, तो बच्चे जो है गिल्ट फील भी करेंगे, दोषी फील भी करेंगे, वो कभी फिर जीवन में पहल नहीं करेंगे, उनका विकास जो है रुक जाएगा। तो इस अवस्था में बच्चा दोनों प्रकार की क्रियाएं करता है, एनर्जी बहुत होती है, 3 से 5 वर्ष के बीच में हर काम की पहल करता है। यदि पहल करने के लिए सही बात हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि पहल करने से उसको रोक दिया जाए, उसकी अभिव्यक्ति जो है रुक जाती है, तो बच्चा कुंठित हो जाता है, स्वयं अपने आप को दोषी ठहराता है, और वो भविष्य में हो सकता है कि कुंठित ही रहे, उसके विकास जो है रुक जाता है। तो ये दोनों चीजों की पहल दी जाए, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, लिमिट के वजह से, उसको दोषी न ठहराया जाए या उसको किसी काम के लिए इस प्रकार से एकदम से मत रोको। ये इस अवस्था में है। उसके बाद चौथी अवस्था है उत्पादक बनाम हीनता,
जिसे आप प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टेगनिटी कह सकते हो, आप उत्पादक वर्सेस हीनता आप कह सकते हो। ये होती है आपकी स्कूल एज और इसकी आयु है 6 से 11 वर्ष। उत्पादकता मतलब जनरेटिविटी आप इसे कहते हैं, क्रिएटिविटी आप इसे कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी आप इसे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। जैसे ही बच्चे ने बाल्यकाल से पूर्वोत्तर बाल्यकाल में प्रवेश किया, यहां पर बच्चा स्वयं पर निर्भर तो है ही है, सेल्फ डिपेंडेंट है, इसके साथ साथ वो हर प्रकार की क्रियाएं करता है, हर प्रकार की क्रियाओं से अभिप्राय स्कूल का काम या समाज का कोई काम, पेरेंट्स का जो काम, जो भी घर का काम, समाज का काम, मित्र मंडली का, तो वो हर कार्य में उत्पादकता, कुछ ना कुछ नया करने की तैयारी में रहता है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है। वो आसपास की जो इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज है उनको ऑब्जर्व करता है, तो जो भी क्रियाएं उसके अभिभावक करते हैं, माता पिता का जो व्यवसाय है, घर का जो काम है, तो उनको करने में बच्चा पहल दिखाता है। इसके साथ साथ स्कूल का जो काम है उसको करने में पहल करता है बच्चा, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करता है। बच्चे के पास बाल्यकाल में बहुत सारी एनर्जी होती है, उसको वो चैनलाइज करता है, तो वो क्या है कि बहुत सारे कामों की में उत्पादकता करता है, बहुत सारे कामों का प्रोडक्शन करता है, अलग अलग मेहनत करता है। किसी घर का सामान करना है, घर का काम है, कोई और काम कर सकता है, जो भी पेरेंट्स का प्रोफेशन है, तो हर काम के लिए बच्चा जो है इस एज में, जो स्कूल एज है, स्कूल का काम है, घर का काम है, इन्वायरमेंट की जो एक्टिविटीज है, तो हर काम में प्रोडक्टिविटी लेके आता है। परंतु यदि उसको फिर से वही बात है, इन काम करने से रोक दिया जाए, तो उसके अंदर एक हीनता की भावना जो है पैदा हो जाती है, आत्मग्लानि जिसे आप कहते हैं वो पैदा हो जाती है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बाल्यकाल में जो एज है उसमें बच्चे को आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो वो अपने रास्ते से भटक जाएगा, उसको थोड़ा सा भी रोकोगे तो वो आपकी बात का बुरा मान जाएगा और कुंठित हो जाएगा, उसके अंदर हीनता का भाव आएगा कि क्या मैं ये काम नहीं कर सकता। तो बाल्यकाल की जो स्टेज है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, सुनहरी काल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां से जो बच्चे का बेस बनना है वो उम्र भर के लिए उसके काम आएगा। तो इस प्रकार से इस अवस्था में 6 से 11 वर्ष जो है बच्चे के पास एनर्जी होती है, वो बहुत सारे प्रोडक्टिव काम करता है, अपनी एनर्जी को अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगाता है, स्कूल का वर्क है, घर का काम है, आसपास के वर्क है। परंतु इसके साथ साथ यदि उसको इन कामों से रोक दिया जाए या किसी कारणवश उसको इन कामों से हटा दिया जाए तो उसके अंदर हीनता आती है, अपने आप से आत्मग्लानि करता है, उसके अंदर एक क्वेश्चन करता है। वो कई बार आप देखते हो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, आप उनको बोलोगे कि ये काम आपके बस का नहीं है, तो वो कहते हैं क्यों नहीं मेरे बस का, मैं इस काम को करके रहूंगा। यदि आप उसको नहीं करने दोगे तो वो उसके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है, हटता आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, या वो अपने आप से क्वेश्चन करता है यार मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, क्या मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो उनके अंदर हीनता का भाव पैदा हो जाता है। तो ऐसे टीचर, एज ए पेरेंट्स हमने देखना पड़ेगा कि किन कार्यों के लिए उसको उत्पादकता के लिए बढ़ाया जाए और किन कार्यों को उत्पादकता के लिए रोका जाए। ये भी नहीं हो सकता कि उनको हर काम हम कराएं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मैटर है कि कौन से कामों में उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए और किन कामों की उत्पादकता से उसको रोका जाए, तो दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अवस्था है पहचान बनाओ भूमिका भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, जिसको हम टीन एज कहते हैं, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं। ये ऐसी अवस्था है, ऐसी स्टेज है जहां पर बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है, एक तरफ तो उसके पास जिम्मेदारी होती है पहचान बनाने की, आइडेंटिटी, क्योंकि किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा एंटर करता है तो वो चाहता है कि मेरा नाम हो, मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे जो है मुझे लोग पहचाने। परंतु उसके पास बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज आए, इमोशनल चेंज आए, और इसके साथ साथ अभिभावकों की अपेक्षाएं होती है कि ये बच्चा कुछ बनेगा, मतलब एक सोशल प्रेशर उनके ऊपर होता है। तो सोशल प्रेशर के साथ साथ यदि तो वो पहचान बना लेते हैं, अच्छे आगे बढ़ जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यदि वो पहचान नहीं बनाने में सफल हुए तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरा रोल है क्या,
मैं क्या हूं, कौन सी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, किसको मैंने पूरा करना है, मैंने घर का काम भी करना है, मैंने जॉब भी करनी है, मैंने कोई प्रोफेशन भी अडॉप्ट करना है। तो इस लेवल पे बच्चा जो है दोनों प्रकार की क्रियाएं उसके पास होती हैं, वो पहचान बनाने की ओर अग्रसर होता है। यदि उसको फैमिली का या परिवार की अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस सही मिल जाती है, तो वो अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, पहचान बना लेता है। परंतु यदि उसको गाइडेंस सही नहीं मिली, काउंसलिंग सही नहीं मिली उसको सही रूप से, तो वो भ्रमित रहता है कि उसकी भूमिका क्या है। तो इस प्रकार से पांचवी अवस्था जो है किशोरावस्था है, जिसमें उसका साइको सोशल डेवलपमेंट साथ साथ चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम अकेलापन। घनिष्ठता आइसोलेशन, घनिष्ठता का मतलब होता है रिलेशन बनाना। युवावस्था, ये वो अवस्था है जब बंदे की शादी होती है, इस अवस्था में या वो अधिक से अधिक सोशल रिलेशन बनाना चाहता है, संपर्क बनाना चाहता है, वो जो है रिश्तों में बहुत गहनता से जो है प्रविष्ट करता है। यदि उसको वो रिश्ते अच्छे मिल गए तो वो उसके लिए पूरे का पूरा उसका जीवन जो अच्छा होता है, वो अधिक से अधिक संबंध बनाता है। चाहे वो उसका सोशल रिलेशन है, कोई रिलेशन है माता पिता का है, अभिभावक का है, मित्र से है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, यदि वो रिश्ते उसको अच्छे मिलते हैं तो वो घनिष्ठता बना के रखता है उनमें संबंध। वो सोचता है कि सारा समाज मेरा है, बड़ा अच्छा है, मैं सबसे मिलजुल के। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में यदि इन रिश्तों से उसको धोखा मिल जाए तो वो अकेलापन भी महसूस करता है। वो कहता है ये संसार किसी का नहीं, इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं, इस प्रकार के भाव में उसमें आते हैं। तो युवा अवस्था में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो घनिष्ठता रिलेशंस बनाता है, और इसके साथ साथ सोशल रिलेशंस में यदि उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अकेलापन आइसोलेशन में चला जाता है, वो सबसे अलग रहना चाहता है। यदि इन रिलेशन में उसको कहीं पे धोखा मिल जाता है, यदि इन रिलेशंस में उसमें कड़वाहट पैदा हो जाती है, या वो सोशल रिलेशंस के बॉन्ड में जो है अपने आप को नहीं बांध पाता, तो आइसोलेशन की ओर बढ़ जाता है, अकेलेपन में वो रहना चाहता है। तो ये सोशल बिहेवियर है जो जर्नल बात भी है। यदि हम ज्यादा से ज्यादा रिलेशंस हमारे साथ रहते हैं और रिलेशंस के साथ हमारे जो है अच्छे बॉन्ड होते हैं, अच्छी हमारी समझ होती है, तो उन रिलेशंस में हमारा जो है घनिष्ठता बढ़ती है, संबंध बढ़ते हैं अच्छे, और हम अपना जीवन यापन जो है अच्छे तरीके से करते हैं। परंतु यदि उन रिलेशन से हम जो है कड़वाहट हो जाती है, कहीं हमें धोखा मिल जाता है, या हम रिलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं अपने आप को ढाल सकते, तो हम अकेलेपन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये जो एज है 19 से 40 वर्ष की एज है, 19 to 40, इसे युवावस्था कहते हैं। तो ये बड़ी स्ट्रगलफुल एज है। इसके बाद 7 जो अवस्था है जिसे हम मिडिल एज कहते हैं, अधेड़ आयु भी कह सकते हैं, जिसके मध्यम काल होता है। जैसे ही किसी व्यक्ति की शादी हुई या रिलेशन जो अगला पड़ाव है, उसके पास बच्चे पैदा हो गए हैं, वो समाज का जिम्मेदार नागरिक बन गया है, सामाजिक जिम्मेदारी उसके पास आ गई है, तो व्यक्ति उत्पादकता करता है। उत्पादकता मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्टिविटी। ये जर्नल थिंकिंग है कि जैसे ही हम 40 से 65 एज में जाते हैं तो हम अधिक से अधिक धन इकट्ठा करते हैं। जॉब करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, कहीं पे कोई और प्रोफेशन खोलना है, यहां से पैसा आ जाए, वहां से पैसा, धन संपत्ति, बिल्डिंगें बनाना, भवन, या और बहुत सारी चीजें। मतलब व्यक्ति बहुत सारा काम करता है इस स्टेज में। युवा अवस्था के जब वो मिडिल एज में जाता है, उसका मेन मोटिव होता है अर्निंग। तो यदि वो बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है तो बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति स्थिरता की ओर भी बढ़ जाता है, स्टेग्नेशन की ओर भी बढ़ जाता है। व्यक्ति की थिंकिंग जो होती है, वो कहता है कि जितना मैंने करना था मैंने कर लिया, अब मैंने कुछ नहीं करना। आगे जो बच्चों की लाइफ है, हर इंडिविजुअल अपने लिए काम करेगा। मेरा जो सिस्टमेटिक तरीके से मैंने जो जिम्मेदारियां थी, जो मैंने काम करना था, वो मैंने कर दिया। अब मैं जो है स्थिर रहूंगा, कांस्टेंट रहूंगा, मैंने कोई ज्यादा प्रयास जो है नहीं करना। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो 40 से 65 की एज में बहुत सारी अर्निंग की ओर बढ़ते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, बाइक या गाड़ी या कोई और इंस्ट्रूमेंट, भौतिकतावाद की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु यदि कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं कि वो भौतिकतावाद की ओर न बढ़ के स्थिर हो जाते हैं, वो कहते हैं जी आत्मा परमात्मा का नाम ठीक है, मैंने बहुत कमा लिया, वो कॉन्स्टेंट भी हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट स्टेज में आंसर करते हैं, जिसे कहते हैं ईगो सेंट्रिक एंड डिसअपियर।
65 टू टिल डेथ, 65 से अंतिम वर्ष तक जब आप चले जाते हो, इस स्टेज में होता क्या है, इससे कहते हैं वृद्धावस्था, ओल्ड एज, इसको नाम दे सकते हैं हम ओल्ड एज। इस अवस्था में क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कई बार बूढ़े या जो ओल्ड पर्सन्स है तो वो क्या करते हैं, मुड़मुड़ाते हैं। मुड़मुड़ाने का मतलब अपने आप से बात करते रहते हैं और बात में क्या कहते हैं कि मैंने इस बच्चे के लिए ये काम किया, मैंने इसके लिए ये किया था, इसने मुझे ये काम किया। कई बार आप उनको अकेले में भी देखते हो, वो अपने आप से बातचीत करते हैं। अपने आप से बातचीत का मतलब क्या है कि वो उनके अंदर गुस्सा आता है कि मैंने लाइफ में इतनी चीजें की, आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। यदि तो उसकी पास्ट की जो लाइफ रही है, पूर्व की जो लाइफ रही है वो अच्छी रही है, मतलब उसके एक्सपीरियंस जो है अच्छे रहे हैं, तो वो अच्छे अनुभव लेके इस संसार से चला जाता है। लेकिन यदि उसके पास्ट के अनुभव जो है बैड रहे हैं तो वो पास्ट के बैड अनुभवों के साथ ही संसार से जो है डिसअपीयर हो जाता है, मृत्यु की ओर बढ़ जाता है। तो इस एज में, लास्ट की एज में क्या है, इस अवस्था में व्यक्ति जो है किसी कार्य को करने के योग्य तो नहीं होता, लेकिन वो चिंतन शक्ति और पास्ट एक्सपीरियंस को लेके ईगो सेंट्रिक हो जाता है, अपने आप से स्वयं अहंकार उसके अंदर आ जाता है। पास्ट जो टाइम की एक्टिविटीज है उनको रिकॉल कर करके जो है वो या तो खुश होता है या फिर दुखी हो जाता है। दोनों प्रकार की क्रियाएं इस अवस्था में चलती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे सिद्धांत है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और ये इन अवस्थाओं में से हम गुजरते हैं और इन अवस्थाओं की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से इरिक्सन ने क्या बताया, ये इसका एक चार्ट है जिसको हमने स्टडी करना है। ये जो स्टेजेस मैंने बताई आपको, ये सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। पहला मैंने बताया ट्रस्टेड वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें अविश्वास और अविश्वास करते हो। इन्फेंसी स्टेज होती है, शिशु काल है, 18 वर्ष 0 से लेके 18 वर्ष का जो समय होता है। और इसमें मेन क्या काम होता है, फीडिंग। फीडिंग की जगह आप कह सकते हो कि पालन पोषण करना, केयर करना, देखभाल करना, कुछ भी चीज रख सकते हो। आउटकम क्या आते हैं, होप, आशा, एक उम्मीद होती है उस पर, मतलब उम्मीद क्या करते हैं, यदि आप उसके अच्छा काम करते हैं तो वो ट्रस्ट करता है, अच्छा काम नहीं करते, उसका केयरिंग अच्छे से नहीं करते तो मिसट्रस्ट करता है। दूसरी स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा कह सकते हैं आप। ये प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड स्टार्ट नहीं हुआ, चाइल्डहुड से पहले की अवस्था है, 2 से 3 साल का पीरियड। और इसकी एक्टिविटी क्या हो सकती है, टॉयलेट ट्रेनिंग या लाइफ स्किल की हम बात कर सकते हैं, जीवन शैली की बात कर सकते हैं, ड्रेस कैसे पहननी है, चलना कैसे है, जूते चप्पल कैसे डालनी है, या टॉयलेट ट्रेनिंग किस प्रकार से हमें टॉयलेट यूज करना है, वो सारी चीजें। तो यहाँ आउटकम क्या होता है, इच्छा, बच्चे की जो इच्छा से संबंधित बातें होती हैं। यदि वही बात है कि यदि उसको ये काम करने में सफलता मिल जाती है, स्वायत्ता मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यदि यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको ये क्रियाएं करने में फिर शर्म आती है, डाउट आती है कि वो ये काम कर नहीं कर सकता अच्छे तरीके से। तीसरी स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना या संदेह। प्री स्कूल है, स्कूल में भी नहीं गया बच्चा, 3 से 5 वर्ष की अवस्था है। और ये एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि बच्चा स्वयं को सामाजिक वातावरण से अटैच करता है। मैक्सिमम अटैचमेंट जो है उसकी सोशल एनवायरनमेंट से होती है। तो यदि तो वो सोशल एक्टिविटीज ज्यादा कर पाता है तो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वयं पे आश्रित होता है, किसी और का आसरा नहीं लेना चाहता। तो यदि तो वो इनिशिएटिव पहल करता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यदि उसकी पहल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो गिल्ट महसूस करता है। इसके बाद इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जो स्कूल एज होती है, जब बच्चा स्कूल में एंट्री करता है 6 से 11 वर्ष, जिसको हम चाइल्डहुड स्टेज कह सकते हैं, ये स्कूल एज होती है। इसमें बच्चे कॉन्फिडेंस आता है। यदि आप बच्चा जो है मैक्सिमम एनर्जी उसके पास होती है, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है। यदि उसको उन कार्यों के लिए प्रेरित किया जाए तो इंडस्ट्री की ओर बढ़ जाता है, उन कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन यदि इन कार्यों से उसको रोक दिया जाए तो उसके अंदर इंफीरियरिटी या हीनता की भावना जो है वो घर कर सकती है। उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, इसको हम किशोरावस्था कह सकते हैं, 12 से 18 वर्ष की एज। यहाँ पर बच्चे जो है सोशल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं,
जेंडर के बारे में बात करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस है, इमोशनल चेंजेस है, सोशल चेंजेस है। और दूसरी तरफ उनकी एक बात होती है कि वो कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में, तो यहाँ पर यदि तो वो पहचान बना पाते हैं, उनको सही गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलती है, इन चेंजेस से परिचित हो जाते हैं, तो वो अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन यदि उनको पहचान नहीं बन पाती तो वो कंफ्यूज रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, उनकी जो है लाइफ इसी प्रकार से होता है कि वो कंफ्यूजन रहते हैं। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब होता है संगनता, संबंधवाद, संबंध बनाना, रिलेशंस की बात करते हैं। आइसोलेशन का मतलब है अकेलापन। 19 से 40 की जो है, जिसे हम अडल्ट एज कहते हैं, यंग अडल्टहुड कहते हैं, यहाँ पर व्यक्ति रिलेशनशिप की बात करता है। यदि तो उसके रिलेशंस अच्छे हैं तो वो इंटीमेसी में विश्वास करता है, चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन है, चाहे वो समाज के अन्य व्यक्तियों का रिलेशन है, तो वो इंटीमेसी मतलब एक कहते हैं संबंधवाद की ओर बढ़ता है। परंतु यदि इसी रिलेशंस में खटास पैदा हो जाती है तो अकेलापन में जो है महसूस, सैड सॉन्ग सुनना, अकेला रहना या पूर्व की भावनाओं में खो जाना, और इसका मेन जो है आउटकम है वो है प्यार, प्रेम। तो इस स्टेज में व्यक्ति क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति मुझे जो है प्रेम करें, लव करें, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे पड़ोसी हैं, या मेरी पत्नी है, या मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट लव की होती है, रिलेशनशिप में वो ज्यादा रहना चाहता है। उसके बाद जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उत्पादकता व स्थिरता, इसको कहते हैं वर्क एंड पेरेंटहुड। वर्क एंड पेरेंटहुड का मतलब क्या है कि इस अवस्था में व्यक्ति मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा काम करना पसंद करता है, अपनी लाइफ में अचीवमेंट लेना चाहता है, अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है, वस्तुओं का निर्माण करना चाहता है। यदि ये काम करने में वो सफल हो जाता है तो जनरेटिविटी हो जाती है, लेकिन परंतु दूसरी तरफ इसका अपोजिट भी हो जाता है। यदि इन कामों में वो आगे नहीं बढ़ पाता तो वो स्टैग्नेशन की ओर भी जा सकता है, स्थिरता की ओर भी जा सकता है। तो यहाँ पर वो केयर उसका पर्पस होता है, ज्यादा से ज्यादा वो चाहता है कि मैं धन संपत्ति जोड़ लूं, सुरक्षा अधिक से अधिक बनाऊं। तो उसके बाद लास्ट जो स्टेज है जिसे हम ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर कहते हैं, अहम केंद्रिता व मृत्यु या अदृश्यता की ओर बढ़ता है। मैच्योरिटी 65 टू डेथ की ओर, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने पास्ट अनुभवों की ओर देखता है कि मैंने उस स्टेज में क्या किया था, जब मैं युवा था तो क्या क्या किया था, मेरी शादी कैसे हुए, बच्चों का रिलेशन कैसे था, समाज में मेरा क्या योगदान है, मैंने क्या क्या एक्टिविटीज की। यदि तो उसकी पास्ट एक्टिविटीज अच्छी है तो वो अच्छा उनको फील करके उसी प्रकार से खुश होता है। लेकिन यदि पास्ट लाइफ की रिफ्लेक्शन जो है उसकी बुरी रही है तो वो उसी प्रकार से मुरमुराता है, तड़पता है, उसको पेन होता है। तो यहाँ पर कई बार आप देखते होंगे रियल लाइफ में भी है, यदि हम किसी बुजुर्ग को देखते हैं वो खेले में बात करता है, अपने आप से बात करता है, मैंने इसका ये किया, मैंने उसका वो किया। यदि उसके अच्छे एक्सपीरियंस है तो उसकी डेथ अच्छी तरीके से होती है, और लास्ट में वो जो है मृत्यु की ओर बढ़ जाता है। तो यदि बैड उसके एक्सपीरियंस रहे हैं तो उन्हीं बैड एक्सपीरियंस के साथ जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अच्छे से इसके 8 स्टेजेस के बारे में बताया, और 8 के 8 स्टेजेस में उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमारा साइको सोशल डेवलपमेंट होता है, मनोसामाजिक विकास, कि समाज और हमारे मन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ता है एक दूसरे फैक्टर्स का, पूरी थ्योरी में बताया गया है। आशा करता हूं कि आप इस सिद्धांत से जो है परिचित होंगे। धन्यवाद।